ट्रेडिशनल फील्ड्स है उसमें ही ज़्यादा सैचुरेशन ना हो और अपनी जो मतलब यूथ को और किसी फील्ड के बारे में जानकारी मिले और जो जानकार है उनसे जानकारी मिले और एक कुछ मोटिवेशन भी मिले कि अगर कोई लैंग्वेज लर्न करना चाहता है तो उसके लिए अगर अपनी क्लास खोलनी हो तो कैसे खोल सकते हैं, लैंग्वेज में बिजनेस कैसे कर सकते हैं। तो हमारे साथ है देवकरण सर और नमस्कार। उन्होंने एमएनसी में 5 सालों तक काम किया है। फिर मतलब काफ़ी वो तजुर्बा है उनको और ही इज़ अ एक्सपर्ट एंड ही हैज़ स्टडीड जर्मन इन जर्मनी। सो उनसे अच्छा कोई नहीं हो सकता कि ऑन बिजनेस के बारे में कुछ हमें जानकारी दे। तो आपसे सबसे पहले सवाल है कि बिजनेस मतलब आपके ओपिनियन से बिजनेस मतलब क्या? दिशा, सबसे पहले तो आपको बहुत थैंक यू, धन्यवाद कि आपने मेरे को चुना इसके लिए। आपको लगा कि मैं लोगों को कुछ बता सकता हूँ। बिजनेस का मतलब, दिशा, मैं ये मानता हूँ कि कोई भी काम, बिजनेस तो कुछ भी हो सकता है एक्चुअली, जो चीज़ लोगों के काम की है, आप इस चीज़ को समझ सकें और उनको दे सकें। उनके काम की भी वो चीज़ है और आप में एक कौशल है, आप में एक स्किल है और लोगों की डिमांड है। दोनों के हिसाब से कोई चीज़ मैच करती है, वो बाजार में बिकती है। जनरली मेरे ख्याल से उसको बिजनेस कहते हैं। अब उसमें वो क्या होगा वो पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, जगह पे अलग अलग जगह के हिसाब से अलग अलग जगह चलती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपन भाषा की बात करें तो मैं भगत सिंह की ढाणी, जो कि राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव, मतलब पूरा गांव भी नहीं कह सकते, उसके गांव का भी एक पार्ट वहां है। तो वहां पे फॉरेन लैंग्वेज का बिजनेस नहीं हो सकता, सिंपल सी बात है, क्योंकि उन लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो डिफरेंट हैं। तो वहां पे अगर मैं मान लो भाषा सिखाने लगूं, शायद बात नहीं बनेगी। तो आपको यह देखना पड़ेगा कि कहां पे आपकी बात बनेगी। आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप चीजें सीखते हैं। वो चाहे कोई रेस्टोरेंट का काम हो सकता है, आप वो एक भाषा हो सकती है। मतलब आपको अपने खुशी जिसमें मिलती है, लोगों की डिमांड, उसको कहीं ना कहीं मैच करना पड़ता है। मेरे ख्याल से वो बिजनेस है। ओके एंड तो मतलब सिर्फ शहरों में ही फॉरेन लैंग्वेजेस का ये है मतलब चलती है फॉरेन लैंग्वेजेस की कि गांव में क्या करना चाहिए? कि एक अलग सवाल पूछती हूँ कि गांव में अगर फॉरेन लैंग्वेज करियर को हाँ, अगर प्रसिद्ध करना हो तो क्या हो सकता बिल्कुल। मतलब अगर मान लो कोई फॉरेन लैंग्वेज को करियर बनाए और गांव में रह के उसको करियर बनाए, तो कैसे बने? दिशा, अभी तक मैं भी यही सोचता था कि ये काम केवल शहरों में हो सकता है, इसीलिए तो मैं वहां से आके यहां किया। तो गांव में पहले जिस टाइम पे मैंने स्टार्ट किया 2007 दिसंबर में मैंने जर्मन सीखना शुरू किया, तो वो बहुत पुरानी बात होगी है? तो उस टाइम पे वहां पे कोई सिखाने वाला नहीं था, इंटरनेट की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए मुझे शहर में आना पड़ा। हालांकि मैं पहले ही ऑलरेडी दूसरे काम से, पढ़ाई के हिसाब से मैं बहुत पहले मेरे गांव को छोड़ चुका था, लेकिन यहां पे मैंने योगा का सोचा ट्राई करने का। फिर मैंने मीडिया में 5 साल काम किया। तो जब लोगों से मिला तो मुझे आइडिया लग गया कि बहुत सारी चीजें हैं जो करी जा सकती हैं। तो भाषा सीखने के लिए मैं एक्चुअली पुणे आया था, आपके महाराष्ट्र में ही। मैं पुणे में आके मैंने भाषा सीखी। उससे पहले 20 दिन मेरे एक दोस्त ने मुझे सिखाया, जितेंद्र सेन करके मेरे फ्रेंड हैं, मैं उनका बहुत आभारी हूं। तो उन्होंने मेरे को 20 दिन अपने लेवल पे सिखाई और उसके बाद में मैं आपके यहाँ पे पुणे में आके मैंने भाषा सीखी। वहां पे आके क्यों सीखी? क्योंकि हमारे यहाँ पे उस तरह से मुझे नहीं लगा था, पता भी नहीं था और उस लेवल पे सिखाया भी नहीं जा रहा था। अब आपके सवाल पे मैं आता हूं कि गांव में रह के क्या कर सकते हैं। पहले मुझे लगता था कि कुछ नहीं कर सकते, फ्रेंकली स्पीकिंग, बट अभी मुझे लगता है कि आजकल इंटरनेट की व्यवस्था गांव में भी है। आप जैसे आप अपने घर से सवाल पूछ रहे हैं और मैं अपने घर से जवाब दे रहा हूं, तो ऐसे ही मेरे घर अगर गांव में है तो वहां से भी जवाब दे सकता हूं। आजकल जिस तरह की तकनीक है उसके हिसाब से आप गांव से भी भाषा सिखा सकते हो, आप बिजनेस भी कर सकते हो गांव से। बहुत सारी चीजें हैं, आप किसी कंपनी के लिए काम भी कर सकते हो। हमको कोरोना ने ये चीज थोड़ी जल्दी सिखा दी, अदरवाइज थोड़ा ज्यादा टाइम लगता।
तो गांव में रह के भी आप भाषा सीखने और सिखाने का काम कर सकते हो, किसी कंपनी के लिए काम कर सकते हो, और भी कई सारी चीजें हैं, ट्रांसलेशन, वो सब चीजें आज गांव से भी हो सकती हैं। ओके, बहुत बढ़िया। मतलब ये जर्नी बहुत अच्छी है और मतलब प्रेरणा देने वाली जर्नी है आपकी कि मतलब आपने कुछ नई सोच चुनी है आपके करियर के लिए। एंड अगर टीम फॉर्म करनी हो एक आधे बिजनेस के लिए, तो टीम कैसे अपनी इकट्ठा कर सकते हैं? देखो, टीम का मतलब है आप जिस प्रोफेशन में हैं, आप उस काम को बढ़ाना चाहते हो। सिंपल सी बात है, आप जिस भी बिजनेस में हैं, आपको लगता है कि आपका काम बढ़े, बहुत सारे लोग आपसे जुड़े, आप बहुत, जैसे मान लो कि मैं जर्मन सिखाता हूं तो मैं चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों को सिखाऊं। तो टीम में आप अगर अपने काम को ईमानदारी से करते हो तो लोग आपसे जुड़ना चाहेंगे। आप अगर ज्यादा, आपको लगता है कि आपको बहुत ज्यादा नॉलेज हो गया है, इस कारण से लोग अपने आप ही आपके पास आएंगे, ईमानदारी से काम करेंगे। एक्चुअली आप अगर ईमानदारी से काम करते हो, आप लोगों के बारे में सोचते हो, आप उनकी केयर करते हो, तो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, किसी भी फील्ड में हो जाए। ऐसे ही आप अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो लोग आपसे पढ़ना चाहेंगे, और आप अगर सिंसियरली काम करेंगे तो लोग आपसे जुड़ के पढ़ाना भी चाहेंगे। अगर मान लो मैं इस फील्ड की बात करूं तो वो किसी भी फील्ड में हो सकता है, लोग आपको लगातार ऑब्जर्व करते हैं। आपको भगवान ने 2 आंखें दी है, लेकिन भगवान ने बाकी सबको भी 2-2 दी हैं, तो वो भी हमको ऑब्जर्व करते हैं जैसे हम लोगों को करते हैं। तो हम अगर अपने काम को अच्छे से सीखें, ईमानदार रहें और लोगों को हेल्प करने का नजरिया देखें, रखें दिमाग में, तो आपकी टीम अपने आप बनती है, लोग आपसे जुड़ते हैं। ये बेसिक चीज है, बाकी तो टेक्निकल चीजें बहुत सारी, ऑफ कोर्स आपको कुछ चीजें जुटानी पड़ेंगी, लेकिन ईमानदारी से काम करो तो बाकी चीजें अपने आप जुड़ती हैं समय के साथ। तो आपको कोई ऐसा लीगल या पॉलिटिकल चैलेंज आया क्या कि आपने गांव से चालू किया, या किसी भी बिजनेस के लिए लीगल या पॉलिटिकल या और कोई चैलेंजेस क्या होते? सबसे बड़ा चैलेंज तो पहला ही ये आ गया कि मेरे गांव में तो कोई हिंदी भी नहीं बोलता, वहां तो मारवाड़ी बोलते हैं, और मैं बात कर रहा हूं जर्मन भाषा सिखाने की, तो पहले मारवाड़ी से हिंदी तो आनी चाहिए, राइट। लेकिन मैंने सबसे पहले जयपुर में आके यहाँ पे हिंदी सीखी, बोलना सीखा मैंने हिंदी। कॉलेज में था मैं, यहाँ पे मैंने बाकी की मेरी कॉलेज की पढ़ाई करी, तो मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया हिंदी प्रॉपर सीखने के लिए, क्योंकि मेरे को वो मीडिया में जरूरत पड़ने वाली थी। तो पहले मैंने वो भाषा सीखी, फिर उसके बाद में मैंने 5 साल मीडिया में काम भी किया, ये एक अलग विषय है। लेकिन हिंदी सीखने के बाद में इंग्लिश का चैलेंज आया कि अब हिंदी तो सीख ली, ठीक है, आप जब तक थोड़ी बहुत इंग्लिश नहीं बोलते तो इम्प्रेशन बनता नहीं, तो इंग्लिश भी थोड़ी सीखनी पड़ती है आपको। और उसके बाद में जर्मन सीखी। तो चैलेंज तो सबसे पहले ये होता है, चैलेंज तो आते हैं, एक के बाद एक आते हैं, लेकिन आपने अगर ठान लिया कि आपको ये काम करना है तो अपने आप चीजें आपके फेवर में होने लग जाती हैं। आप ईमानदारी से, मान लो आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को हिंदी सीखनी है, आपको पता होना चाहिए आपकी कमजोरी क्या है। आप अगर उसको महसूस नहीं करते तो आप सीखोगे नहीं, जिंदगी ऐसे ही निकल जाएगी ना। तो आपने कुछ प्लान बनाया है तो आपको ये दिखना चाहिए कि इस प्लान में ब्लूप्रिंट तो हर कोई रखता ही है, ऐसे ही तो हम ट्रेन में नहीं बैठ जाते, कहीं जाना हो तो पहले डिसाइड करते हैं। ऐसे ही आप डिसाइड करते हो तो पॉइंट्स आपको बनाने होते हैं कि मेरे को यहां तक जाना है या फिर इस लाइन पे जाना है, तो क्या क्या कितना दिख रखा है। सारा ब्लूप्रिंट कोई आदमी पहले ही दिन बना भी नहीं सकता, बट आपको डिसाइड करना पड़ता है कि इन लाइन्स में मुझे काम करना है। तो फिर एक के बाद एक, तो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो भाषा का था। और उसके बाद में मैं मल्टीनेशनल्स में काम करता था, जैसा कि आपने में मल्टीनेशनल्स कंपनीज में भी मैंने काम किया। मीडिया के बाद में मैंने 5 साल तक मीडिया में काम किया, लगभग 5 साल तक मैंने मल्टीनेशनल्स कंपनी में काम किया एज ए जर्मन लैंग्वेज एक्सपर्ट। उसके बाद में मैं अब 2010 से जर्मन टीचिंग में आ गया। तो एक के बाद एक, एक्चुअली क्या है, यहां से मैं अगर दिल्ली देखना चाहूं अपनी आंखों से तो दिल्ली नहीं दिखेगा, मेरे को थोड़ी दूरी दिखेगी, फिर वहां जाऊंगा उसके आगे उतना ही और आगे दिखने लग जाएगा, जाऊंगा तो और आगे दिखने लग जाएगा, तो दिल्ली भी दिख जाएगी। तो धीरे धीरे आप सिस्टम से अगर काम करें तो आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज मिलता जाता है। और इस प्रोसेस के दौरान कुछ लोग आते हैं, आपको हेल्प करना चाहते हैं, वो आपसे बात करते हैं, आपको उनकी ध्यान से सुननी चाहिए। ऐसे नहीं कि खुद ही मेरे को तो सब आता है। आप अगर ओपन माइंडेड हैं, आप लोगों की ध्यान से सुनते हो और उनमें से काम की चीजें वो लेके आगे बढ़ते हो, तो एक के बाद एक चीजें सारी क्लियर होती जाती हैं। दूसरा मेरा सवाल है कि अगर कोई क्रिटिसिज्म कर रहा है कि मतलब कि वीकनेसेस भी बता रहे हैं, तो उसको अच्छे से कैसे लेना चाहिए, अच्छे एटीट्यूड से कैसे लेना? देखो,
लोग आपको अगर कोई बता रहे हैं ना, तो पहली बात तो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहना चाहिए। आपको ये सोचना चाहिए कि ये पर्सन मेरे को बता रहा है, अपन को आभारी होना चाहिए उसके प्रति। हर कोई आजकल किसको पड़ी है किसी को बताने की, सब लोग अपने अपने में बिजी रहते हैं। कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है तो आपको पलट के उसको बिना सोचे समझे जवाब नहीं देना चाहिए। आपको पहले सोचना चाहिए कि ये क्रिटिसाइज कर रहा है, ये वास्तव में कमी है क्या अपनी, है ना। तो उसको ध्यान से तसल्ली से सुनना चाहिए और पहले नज़र में आप उसको ऐसे ही लेना चाहिए, थैंक यू आपने मेरे को फीडबैक दिया, मैं इसके बारे में सोचूंगा, खुद को सुधारने की कोशिश करूंगा। आप घर पे आके सोचो तसल्ली से, उसको पलट के वार करने की बजाय, और आप सोचो कि वास्तव में आपको सच में कोई क्रिटिसाइज कर रहा है बंदा, कोई ऐसे ही करता भी नहीं है, कुछ ना कुछ बात जरूर होगी। तो हमको उसको एज ए मौके की तरह देखना चाहिए कि बंदे ने मुझे बताया, मन में उसके प्रति थैंकफुल होना चाहिए। फिर अगर उसने वास्तव में बताया वो पॉइंट आपको भी लगते हैं तो इंप्रूव करने की कोशिश करो, उसमें क्या दिक्कत है। कोई बंदा बता रहा है तो हमको ध्यान से सुनना और जो चीज उसने बताई है कोशिश करनी चाहिए उसको ओवरकम करें, उसको ठीक करें। और जैसे आपने जर्नलिज्म से जर्मन में उड़ान भरी, तो वो मतलब आपका कॉलिंग कैसे आपने चेंज क्यों किया मैंने, या कॉल कैसे आपको पता कैसे चला कि मुझे जर्मन में ही लेकर है? बिल्कुल मुझे क्यों लगा कि मुझे जर्मन लैंग्वेज करनी चाहिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जब मैं योगा को करियर बनाने का मैंने सोचा तो मुझे लगा था कि इससे बढ़िया कुछ करियर पॉइंट हो ही नहीं सकता। खुद स्वस्थ रहो, लोगों को स्वस्थ करो। उसके बाद में जब मैं मीडिया का मेरे दिमाग में आया तो मुझे लगा था कि इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता कि लोगों का कितना भला कर सकते हो आप। ऐसे ही जब मैं अपने मीडिया के फील्ड में बिजी था उस टाइम पे मैं कोई एक जर्मनी से कोई जर्नलिस्ट आए थे, मैं मीडिया में था और जर्नलिस्ट आए थे पीटर मे ब्रांडनबर्ग से, और उनके साथ मैं 15 दिन रहा, ट्रेनिंग ली मैंने एज ए जर्नलिस्ट। तो वो जर्मनी के थे, उस टाइम पे वो 66 एज के थे और इतने हट्टे खट्टे, इतने बढ़िया, 20 देशों में वो घूमते थे। उन्होंने मेरे को बोला अगर तुम जर्मन अच्छी कर लो, क्योंकि 15 दिन की जो हमारी साथ में ट्रेनिंग थी उन्होंने हमको पढ़ाया, तो उनको भी लगा होगा कि बच्चे को कुछ ऑफर किया जा सकता है। उन्होंने बोला कि तुम जर्मन सीख लो तो मैं तुमको हमारे इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट करके और तुमको मैं जर्मनी बुलाऊं और वहां पे जर्मन मतलब मीडिया की ट्रेनिंग दिलाऊं। मैंने कहा ऐसे मतलब ढाणी से जो बंदा गांव का बंदा है उसको यकीन ही नहीं होता कि ऐसे कैसे हो सकता है, कौन बुलाएगा अपन को। लेकिन उसकी बात को भी मैं, क्या मेरी आदत है कि मैं नोट्स बनाता हूं, कोई मेरे को कोई एडवाइस देता है तो मैं उसको लिखता हूं। तो उस टाइम पे तो मैंने उसको लिखा और बात आई गई हुई कि यकीन ही नहीं हुआ कि कैसे कोई बुलाएगा, ये है वो है। पीटर साहब चले गए वापस, और उसके बाद में मीडिया में काम करते करते कभी मुझे ऐसे लगा कि इस फील्ड में मैं अब ज़्यादा काम नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वो बिल्कुल छुट्टी नहीं मिलती थी और फैमिली को टाइम, क्योंकि 24/7 वाला काम रहता है, वीकेंड का कोई काम ही नहीं है वहाँ, तो होली दिवाली का भी कोई काम ही नहीं है, राइट। काम काम काम, मतलब छुट्टियाँ नहीं मिलती। तो मैंने सोचा कि अब मैं अगर जर्मन सीख लूँ और अगर पीटर साहब को कांटेक्ट करूं, तब मैंने ये डिसाइड करके मैंने फिर पुणे में जर्मन सीखी और पीटर साहब को कांटेक्ट किया मैंने। और तब वहां पे अनफॉर्चुनेटली वो लॉकडाउन लग गया था उस जमाने में, कुछ इकोनॉमिक स्लोडाउन चल रहा था यूरोप में, तो उन्होंने बोला कि अभी तो नहीं। तो मैंने सोचा कि यार मैं तो अपने फील्ड छोड़ दिया और उधर मेरे को बुला नहीं रहे, क्यों ना इस बीच में थोड़ा एक्सपीरियंस ले लिया जाए। तो मैंने फिर हैदराबाद में एक कंपनी को ज्वाइन किया मैंने, और उसके बाद में मेरे बेंगलोर में, फिर कोलकाता में, एक के बाद एक मुझे अच्छे ऑफर मिले। तो मैंने कहा कि अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन इस फील्ड में ही अच्छा करेंगे। 5 साल वहाँ काम करके फिर जयपुर में, मेरे मम्मी पापा इधर गांव में अकेले थे, तो उन्होंने मेरे को बोला कि क्या हमेशा बाहर ही रहेगा, और इस बीच में मैंने शादी भी कर ली थी। और फिर मैंने सोचा यहीं पे सेटल करेंगे, कि मेरे को बाहर जाना पड़ता है बड़ी बड़ी सिटीज़ में, क्यों ना हम लोग लगातार काम करें। तो जहां आप दिल से काम करते हो वही धरती का सेंटर है। कोई ऐसा नहीं है कि मुझे जर्मन पढ़ाने के लिए बर्लिन जाना पड़ेगा या मैं पुणे में जाऊंगा तो ही काम चलेगा। मैंने सोचा अपन मेहनत करेंगे, अच्छे से काम करेंगे तो माहौल को थोड़ा बदला जा सकता है। तो मैंने तब डिसाइड कर लिया था कि जयपुर को मैं अपनी कर्म भूमि बनाऊंगा और यहां पे ही कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे अपन, और मुझे उसका रिजल्ट भी मिला लगातार काम करने से। तो इस लगन से काम करते हुए आपने कौन सी आदतें मेंटेन की? जैसे आपको अगर कोई एडवाइस देता है तो आपने नोट करने का, और मैंने सुना है कि लोग अगर किसी
मैंने जो जो चीज़ें मुझे हेल्प करती हैं उनमें से एक आदत मैंने ये कर रखी है कि मैं एक्टिव रहूँगा, हमेशा लगातार पढ़ता रहूँगा, ये आदत। सो एक्टिव रहने का मतलब ये है कि ये नहीं कि 8 घंटे नौकरी कर ली चलो ठीक है, मुझे काम करने में खुशी मिलती है एक्चुअली। जब मैं योगा में था तो मैं इतना करता था कि इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आ गई थी मेरी कि मेरे टीचर भी अप्रिशिएट करते थे, उनके प्रति भी मैं थैंक यू रहा हूँ हमेशा ही। जब मैं मीडिया में था तो मैं इतना एक्टिव था कि मुझे जब कोई चीज़ लगती है कि ये काम करना है तो फिर मैं एक्चुअली उसी में इतना खोता हूँ। ये शायद गॉड गिफ्ट होता है शायद, या मेरे को भी वो है। तो मैं लगातार मीडिया में इतना काम किया, ऐसे फिर मल्टीनेशनल में भी काम करके, और जब मैंने कहा टीचिंग में करना है तो मैं अपने आप को एक्टिव रखता हूं और मैं प्लान बनाता हूं एक्चुअली कि ये चीज़ मेरे को करनी है। तो लोग तो जनरली क्या करते हैं, एक चीज़ को लिखते हैं, थोड़े दिन करते हैं फिर छोड़ते हैं ना। तो मैं कोशिश ये करता हूं कि जो चीज़ मैंने चालू करी है उसको लगातार मेंटेन करूं और नया काम शुरू कर सकूं तो उस पर भी ध्यान रखूं और नए पे भी ध्यान रखूं। जैसे स्टाम्पटिस्ट का एग्जांपल अपन ले, मान लो तो मैंने स्टाम्पटिस्ट 2014 में स्टार्ट करी कि ग्रुप डिस्कशन। जब पहली बार मैं जर्मनी गया C1 करने के लिए बॉन में, तो मुझे ये लगा कि हमको ऐसा कुछ जर्मनी इधर ही बनानी पड़ेगी ना, जर्मनी थोड़ी ले जाऊंगा बच्चों को बुलवाने के लिए, तो अपन को ऐसा कुछ माहौल देना पड़ेगा कि बच्चे ग्रामर सीखने के साथ साथ बोलें भी। तो मैंने इसके लिए वीकली ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट किया था। तो वीकली ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट किया मैंने, तो फिर उस पर लगातार काम किया और हर वीक ग्रुप डिस्कशन में कोई दूसरा न भी आए तो मैंने अपने कैलेंडर में लिख लिया कि ये 1 घंटा मेरा सैटरडे का ग्रुप डिस्कशन के लिए है। कोई न भी आए तो देवकरण जी तो वहां है तो लगातार उस पर काम करने से मैंने बहुत सीखा। दूसरों को तो फायदा होता ही होगा, बट मेरे को सबसे ज्यादा फायदा हुआ कि वो डेडिकेशन के साथ लगातार बोलने से फिर मुझे बोलना आया सबसे पहले अच्छे से। और ऐसे ही फिर अभी मुझे लगा कोरोना टाइम में कि अब तो ग्रुप डिस्कशन कैसे करें, फिर मैंने कहा कि इसको तो अपन को अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए कि अब वीकली क्यों, रोज ही करो। तो मैंने अब मेरे कैलेंडर में ये फिट कर रखा है कि रोजाना 12 से 1 स्टाम्पटिस्ट, मतलब पूरी दुनिया से, देश से लोग जुड़े, उनके साथ बातें करेंगे, एक माहौल भी बनता है और मेरे स्टूडेंट्स को भी इस चीज़ का बहुत फायदा हुआ है। तो एक एक चीज़ डिसाइड करके उस पर काम करना, लगातार खुद को अपडेट करना, ये भी मेरे को बहुत बेनिफिशियल रहा है। कि जैसे पढ़ते हैं तो ऐसे नहीं कि पढ़ लिया ठीक है, मैं लगातार पढ़ता रहता हूँ। उससे क्या है, बच्चों से भी आपको सीखने को मिलता ही है कुछ चीज़ें, नई नई किताबें पढ़ोगे, नई नई चीज़ें पढ़ोगे तो आप एक्टिव रहोगे, नॉलेज बढ़ेगा और बच्चे समझ जाते हैं, कोई भी समझ जाता है कि बंदा पढ़ता है कि नहीं है। क्योंकि आप जब पढ़ाते हैं या कोई भी काम करते हैं तो नॉलेज दिखेगा ना, वहाँ वो तभी दिखेगा जब होगा, नहीं कैसे दिखेगा। तो ये चीज़ें ब्लूप्रिंट बना के उस पर लगातार काम किया जाए, एक्टिव रहा जाए तो बात बन जाती है। अब मैंने 12वीं क्लास में था तब मैंने योगा स्टार्ट किया, तो अब योगा मैंने करियर नहीं बनाया सपोज बाद में, लेकिन योगा छोड़ा नहीं मैंने। फिर मैंने मीडिया, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने 5 साल मीडिया में काम किया, मैंने मीडिया को बाद में 5 साल के बाद में करियर नहीं बनाया, लेकिन छोड़ा नहीं मैंने। आपको पता होगा अपनी जर्मन लैंग्वेज की मैगजीन भी, न्यूज़पेपर भी मैंने स्टार्ट किया, तो उस चीज को भी छोड़ना नहीं है। फिर लगातार स्टाम्पटिस्ट करी तो उसको छोड़ा नहीं। तो इन चीजों को लेके लगातार काम करने से बन जाता है माहौल। फिर क्या लोग भी आपको ऑब्जर्व करते हैं तो सपोर्ट करते हैं। और स्टाम्पटिस्ट में बहुत मजा आता है, मतलब हर बार मतलब मजा तो आता है, मतलब अलग अलग टॉपिक एकदम अनोखे रहते हैं, जो मतलब B1 B2 में हम लोग ने किए नहीं है, वो वैसे टॉपिक्स रहते हैं। तो आप अपडेट रखने के लिए क्या क्या, कौन से न्यूज़पेपर्स या जर्मन कल्चर के बारे में क्या जानने के लिए क्या पढ़ते हैं जी। और अगर स्पेसिफिक नहीं, मतलब नहीं हो तो अगर उड़ते उड़ते भी क्या क्या देखते रहते हैं, बताता हूं आपको कि मैं जब मीडिया में था, मैंने आपको बोला ना कि जिस चीज़ को मैं एक बार मैंने टच कर लिया उसको छोड़ता नहीं हूं। तो 2004 में हमने, जैसे अभी अपनी जो जर्मन की स्टाम्पटिस्ट चलती है डेली, ऐसे 2004 में जब मैं मीडिया में एक्टिव था तो हमारे फ्रेंड्स के साथ हम लोगों ने मिलके, मैं भी था उसमें, तो हम लोगों ने एक स्टाम्पटिस्ट स्टार्ट करी थी हिंदी की। उसमें हम लोग इंटरनेशनल, नेशनल और स्टेट लेवल के और लोकल लेवल के इश्यूज पे डिस्कस करते थे। क्योंकि मीडिया के हिसाब से वो अच्छा था, ताकि क्योंकि खुद जर्नलिस्ट आप हो, आप कुछ सारी चीज़ें दुनियादारी के बारे में पता होना चाहिए। तो 2004 में हमने एक हिंदी स्टाम्पटिस्ट स्टार्ट करी थी, हमने उसको छोड़ा नहीं है अभी भी।
2004 वाली स्टाम्पटिश हमारी लगातार चल रही है तब से, ऑन ए पाउज है, विदाउट ब्रेक। तो जब 2004 वाली नहीं छोड़ी तो छोड़ी क्यों नहीं? क्योंकि उसमें हम लोग इंटरनेशनल नेशनल इश्यूज पे डिस्कस करते हैं। तो मेरे फ्रेंड्स भी ऐसे ही हैं कि वो भी लगातार जिस चीज को पकड़ लेते हैं तो वो वैसे ही है। आप जैसे होते हो वैसे ही आपको लोग मिलते हैं, तो वहां से मैं वो मेरा एक एनर्जी मिलती है मुझको वहां से। तो हर सैटरडे हम लोग दुनियादारी के बारे में, देश के बारे में बात करते हैं। कौन सी चीजें हमारे देश को डैमेज कर सकती हैं, कौन सी उसको पुष्ट करेंगी, उन मुद्दों पे भी हम लोग बात करते हैं। सोसाइटी में किस तरह की चीजें चलनी चाहिए, कहाँ हम मदद कर सकते हैं। तो वो जो एक हमारी जर्नलिस्ट्स के साथ जो स्टाम्पटिश है, उससे मुझे एनर्जी मिलती है। बाकी न्यूज़पेपर वगैरह तो पढ़ता ही हूं। तो आप दी साइट या फ्रैंकफर्टर साइटों ऐसा कुछ पढ़ते हैं? दी साइट या फ्रैंकफर्टर साइट? मैं जर्मन न्यूज़पेपर तो मैं कभी कभार देखता हूं, लेकिन डोइचे वेले की जो वेबसाइट है उससे मैं न्यूज देखता हूं। जर्मन की न्यूज है, डोइचे वेले रेडियो है, वो देखता हूं। वहां से ब्रीफ में मेरे को न्यूज वगैरह पता चलती जाती है, और मटेरियल भी मिलता है क्लास में बच्चों के लिए भी। और अगर लीगल कुछ मतलब क्लास चालू करने का थोड़ा अलग सवाल कि लीगल प्रोसीजर क्या रहती है अगर अपनी क्लास खोलनी हो? लीगल प्रोसेस में ऐसा है, देखो आप कोई भी संस्था स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है ना। हमारे पहले योजना भवन, अब हर स्टेट का अलग हो सकता है, वो अलग नाम हो सकता है। योजना भवन करके यहाँ पे जयपुर में एक संस्था है, तो वो वहाँ पे रजिस्टर करना पड़ता है। आजकल आई थिंक उसको BR बोलते हैं, BR बिजनेस रजिस्ट्रेशन। तो आपको वो वहाँ रजिस्टर करना चाहिए। उसके अलावा आप अगर बड़े लेवल पे करना चाहते हैं तो कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रेशन हो सकता है, सोसाइटी एक्ट में हो सकता है। आपको देखना पड़ेगा कि आप किस लेवल पे करना चाहते हो। आप और बड़े प्राइवेट लिमिटेड बनाना चाहते हो अपने इंस्टीट्यूट को, तो उस हिसाब से आपको प्लान करना चाहिए। फिर ठीक ठीक चलता है तो GST नंबर लेना होता है। तो एक के बाद एक चीजें अपने आप CA से भी राय कर सकते हैं उसके बारे में, बट एक रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अगर मतलब किसी गांव के बच्चे को क्या क्या दिक्कतें आती है माइंडसेट के तौर पर? माइंडसेट के तौर पे मैं आपको बताऊं कि मैं खुद गांव का बच्चा हूं। इस बिन ein Dorfkind, darauf bin ich aber stolz, एक गाना भी है जर्मन लैंग्वेज में कि गांव का बच्चा तो मतलब शुरू में कई बार बच्चों को लगता है कि पहली दिक्कत तो ये आती है कि वो गिव अप करते हैं। वो सोचते हैं कि यार एक भाषा, इंग्लिश भी नहीं, उसके भी आगे की बात कर रहे हैं तो हमको तो इंग्लिश नहीं आती। उनको कभी कभी गांव के बच्चों को ये एक मोटिवेशन नहीं रहता। उनको लगता है कि ये एक नई भाषा है, शायद हमसे नहीं होगा, ऐसे वो खुद ही सोच लेते हैं। वो ये उसको ऐसे देखते हैं वो कि हमको हिंदी नहीं आती। जैसे मेरे को भी हिंदी नहीं आती थी, लेकिन मैंने उसको अलग तरीके से सोचा कि मैंने कहा हिंदी सीखेंगे, बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन करना पड़ेगा अपन को आगे, तो मैंने उसको सीखा। ऐसे नहीं कि बाईपास नहीं कर सकते, आपको पता है कि एक के बाद एक चीज क्या करनी है, तो आपको सीखना ही पड़ेगा ना। ऐसे ही गांव के बच्चों के लिए भी मेरी तो यह एडवाइस रहेगी कि आपको मान लो हिंदी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, तो आप सीखो उसको, क्या दिक्कत है। जिंदगी भर आप ये ठप्पा लगाए हुए थोड़ी घूमोगे कि मुझे नहीं आता, तो सॉल्यूशन क्या है वो सोचना पड़ेगा। तो जो चीज नहीं आती उसके बारे में थोड़ा ट्रेनिंग लेनी चाहिए। और जर्मन सीखने के लिए इंग्लिश आए ही ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। सपोर्ट करेगी डेफिनेटली आपको, अगर आपको आती है तो आपको उसका फायदा मिलेगा, लेकिन नहीं आती है तो भी आप बहुत बढ़िया जर्मन सीख सकते हैं। लेकिन मेरी राय यही है कि आपको इंग्लिश भी इतनी तो आनी चाहिए कि आप कम्युनिकेट कर पाएं, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज में आपको जर्मन के बेस पे भी अगर जॉब मिलेगी तो इंटरव्यू इंग्लिश में भी होता है, तो कम्युनिकेट तो करना ही आना चाहिए। तो गांव के बच्चे बहुत बढ़िया लैंग्वेज सीख सकते हैं। आपको अच्छे से बताऊं तो शहर के बच्चों से बेटर सीख सकते हैं, क्योंकि गांव के बच्चों के पास तो खोने को कुछ है ही नहीं। मान लो कि मैंने जर्मन स्टार्ट करी, तो अगर मान लो कि मैं जर्मन में सक्सेस नहीं हुआ तो क्या होगा, ऐसे कौन सा सक्सेस हूं। तो उनके पास तो मतलब आगे बढ़ेंगे तो उनको तो चिंता ही नहीं करनी चाहिए कि कोई पुल तोड़ना ही नहीं है, जो भी मिलेगा वो पॉजिटिव ही पॉजिटिव है। तो उनको डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। गांव के बच्चों में मेहनत करने का जज्बा रहता है, उनको पता है कि एक के बाद एक चीजें वो, आप अगर देखोगे कि मैं जिस जगह से हूं, झुंझुनू, शेखावाटी, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन जो वर्ल्ड लेवल पे वहां से आते हैं,
तो ऐसे ही गांव के लोग बहुत कुछ कर सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो कर नहीं पाएंगे। लैंग्वेज नहीं आती तो सीखो, और कोई चीज़ की मान लो कमी है, कंप्यूटर नहीं आता सपोज, तो कंप्यूटर तो सीखना पड़ेगा ना आज के ज़माने में, नहीं तो अनपढ़ कहलाओगे। अनपढ़ क्या कहलाओगे, जो भी नहीं मिलेगी। आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए, सीखनी पड़ेगी, कोई उपाय नहीं है उसका। आपको कंप्यूटर नहीं आता तो सीखना पड़ेगा, सॉफ्ट स्किल सीखनी पड़ेंगी। आपको बात करना नहीं आता, कम्युनिकेशन सीखना पड़ेगा। लेकिन सीखना एक बार अगर आ गया, मान लो कोई बोले मुझे मालिश नहीं करनी नहीं आती, तो मालिश करनी तो सीखनी पड़ेगी, फिर आ जाएगी। तो ऐसे कमजोरी नहीं दिखाना, डिसाइड करना और आ जाएगा, काम करना है उस पर। मुझे कभी ऐसे नहीं लगा कि मैं गांव से आया हूं, और कईयों में कई बार हीन भावना वगैरह हो जाती है कि वहां शहर वाले होंगे, पता नहीं वो तो सब इंग्लिश बोल रहे होंगे, अपना क्या होगा, अपन को नहीं आएगी। नहीं आएगी तो सीखेंगे, उनसे सीखेंगे ना, कंपटीशन थोड़ी है अपना। तो आपको हीन भावना नहीं रखनी, चीजों को सीखना है और आगे बढ़ना है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि शहर वाले लोगों में भी कभी कभी हीन भावना है, या डिप्रेशन तो अमेरिका में भी अभी बढ़ गया है। तो आपका सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट मतलब बहुत इम्पोर्टेंट ये चीज़ है ये। और आपका अनुभव कैसा था जर्मनी में पढ़ने का? जर्मनी में मैंने C1 C2 ये किया मैंने एक्चुअली। गोएथे इंस्टीट्यूट से मुझे स्कॉलरशिप मिली एज ए टीचर। कुछ टीचर्स अच्छा काम करते हैं, उनको गोएथे इंस्टीट्यूट भी सपोर्ट करता है, ये बहुत अच्छी है, उसके प्रति भी मैं उनका बहुत आभारी हूँ दिल से। क्योंकि वो जब आपको मौका देते हैं, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से, लोअर मिडिल क्लास बोल सकते हैं उसको, तो मैं ऐसे नहीं सोच सकता था कि भाई मैं अपने पैसे से वहाँ जाऊँ। तो उन्होंने एक मौका दिया और वहाँ से मैंने चीज़ें देखी, ऑब्जर्व किया, बहुत बढ़िया लगा मुझे। उनकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको मतलब आप जब रियल में कहीं खुद होते हैं तो चीज़ों को बेटर ऑब्जर्व कर पाते हैं। अब यहाँ से आप देखो कि यार ये जर्मनी तो ऐसे ही है, अब जाके आपको जानना तो पड़ेगा ना, वहाँ के लोगों को, वहाँ की कल्चर को समझना पड़ेगा। तो मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि मुझे लगा कि कई मामलों में वो हमसे बहुत आगे हैं, कुछ मामलों में हमसे बहुत पीछे हैं। तो सारी चीज़ें हैं, इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई जर्मनी है तो बस अब तो वही वो है, हम भी बहुत चीज़ों में बहुत बढ़िया हैं। तो जहाँ भी आपको अच्छा सीखने को मिले सीखना चाहिए। जर्मनी में मैंने लोगों को देखा कि डायरेक्ट हैं, ओपन माइंडेड हैं, कुछ मामलों में मतलब लेडीज़ को भी बराबर सम्मान के हिसाब से देखा जाता है। वो चीज़ मुझे बहुत बढ़िया लगी। और अपने यहाँ भी आजकल चीज़ें लोग उस दिशा में बढ़ रहे हैं, तो अच्छा अनुभव रहा मेरा। क्योंकि आप जर्मनी में होते हैं तो आप जर्मनी में नहीं होते, आप यूरोप में होते हैं, तो आप अपने देश के बाहर होते हैं, तो आपकी आंखें वही हैं लेकिन वो अलग तरह की नजरिया होता है आपका। बिना लोगों से इंटरेक्शन किए आप कैसे सीखेंगे? तो आप कल्चरल डिफरेंस आता है तो आपका टॉलरेंस भी बढ़ता है, आपको पता चलता है कि आपने जाना है वही नहीं है, और भी है उसके बाहर। कोई कंगन आपने एक तरफ से देख लिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उधर वाला, आपको घुमा के देखने का एक मौका मिलता है। आप दूसरों के सोचने के नजरिए से रूबरू होते हो, क्योंकि आपको लगता है कि अपना भारत महान है, तो अच्छा है, महान है वो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे अमहान हो जाते हैं। तो आप जब वहां जाते हो, किसी भी, चाहे जर्मनी हो, कोई भी देश हो, वहां पे आपको लोगों के साथ इंटरेक्शन करने को मिलता है, तो आपको कई चीजें नहीं पता चलती हैं कि दृष्टिकोण ये भी है। आपको ग्लोबल सिटीजन होने का एक आभास होता है। तो ओपननेस। आपका कोई किस्सा है अगर आपके फ्रेंड्स के साथ, जर्मन फ्रेंड्स के साथ, जो कि आपको यादगार है अभी तक? एक्चुअली किस्से तो बहुत सारे हैं। जैसे जर्मन फ्रेंड के साथ क्या एक चाइनीज मिला मुझे मेरी क्लास में ही वहाँ, और उसने कुछ बातों पे डिस्कस किया कि यार आप तो इंडियंस ऐसे हैं और हम तो आपसे बहुत आगे हैं। तो उसमें एक मज़ेदार बात हुई। एक दिन उसने वॉशरूम के बारे में कोई बात करी, बोले कि यार आपके यहाँ तो वॉशरूम जो है वो अलग तरीके का है, मतलब आप लोगों के तरीके अलग हैं साफ़ करने के, या और जो भी है, मतलब मैं ज़्यादा इस बारे में डिटेल में नहीं बोलना चाहता। लेकिन मैंने कहा आपका तरीका क्या है? तो उसने बोला हमारा तरीका तो है कागज़ से। मैंने कहा छी तेरी, धत तेरी, कागज़ से? मैंने कहा इसको तुम महानता समझते हो? मैंने कहा डूब मरो।
मतलब उसको मजाक मजाक में हमने लगातार कई विषयों पे मैं ओपन बात करता था उससे, क्योंकि मेरा एटीट्यूड ही उस टाइप का था लोगों से। मैं जब जर्मनी में था तो मैं 40 लोगों के अलग अलग जो लोग हैं उनके इंटरव्यूज किए थे मैंने, क्यों आदत हो जाती नहीं ना। तो ऐसे ही फिर उसने कहा अरे यार ये पलट के ऐसे जवाब मिलेगा, ये तो मैंने सोचा नहीं था। तो मैंने कहा अगली बार सोचना तुम, कि कल्चरली उनको लगता है कि वो महान है, लेकिन उनको बताना पड़ता है कि भैया महानता ये है तो आप इधर भी देखा करो जरा, ये एक तरफा महानता नहीं होती, आप भी हमसे बहुत कुछ सीख सकते हो। ओके, और उनको ऐसा बुरा नहीं लगा कि आपने पलट के जवाब दिया क्या? बुरा एक्चुअली क्या होता है कि बुरा किसी को नहीं लगता अगर आपके तर्क है तो, और किसी को लगता है तो उसको भी तो सोचना चाहिए था, और रियलाइज भी तो कभी कभी कराना पड़ जाता है ना आपको। हम तो ओपन माइंडेड है, हम तो ध्यान से सुनते हैं। उन्होंने कोई बात चलाई तो मैंने ध्यान से सुना, फिर वो उसको एक्सपेक्ट तो था ना कि मैं कुछ तो बोलूं, तो मैंने उसको बताया। ऐसे मतलब बहुत सारे विषयों पे ओपन डिस्कशन करता था मैं, तो मुझे बहुत मजा आया। और ऐसे लोगों से क्या है कि बुरा अगर लग भी जाए तो आपको भी तो अपना स्टैंड तो बताना पड़ेगा। आपको भी तो लगा होगा, क्या पता। आप जब तक बताओगे नहीं तो अगला तो फिर पूछेगा ना अगली बार। तो आपको अगर कोई चीज बुरी लगती है तो आप बता दो कि भैया मुझे बुरा लगता है ये चीज। कोई मेरे देश के बारे में, मान लो मेरी कल्चर के बारे में अपना दृष्टिकोण थोपने की कोशिश करे तो कहां आप उसको ध्यान से सुनोगे, लेकिन बताओगे भी तो सही अगले को। तो बुरा लगने की क्या बात है, उसको जैसा समझ था उसने बताया, मेरे को जैसी समझ थी मैंने बताया। ओपन रहना है और खुश है। उसके बाद में हम कोई दुश्मन थोड़ी हो गए, हम तो रोज मुस्कुराते थे, साथ में खाते थे पीते थे। तो उसको दिल पे नहीं लेना, लेकिन आपको जो है तार्किक जवाब तो देना बनता है। तो ये अलग लेवल की टॉलरेंस है। जैसे बोला जाता है टॉलरेंस के बारे में कि पलट के जवाब नहीं देना चाहिए, सब सहन करना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होता है। सहन, देखो सहन, जो चीज सहन करने लायक है, आप गलत हैं तो आपको मानना ही चाहिए, उसमें क्या हो, ओपन माइंडेड। लेकिन आपको अगर ऐसे लगता है कि आप बिना कारण ही महान हैं तो बताना पड़ेगा कि महानता और भी तरह की हो सकती है। उनको भी तो पता नहीं है ना। लोग, मान लो कि लोगों ने कोई एक चीज सीखी है और वो बताते हैं कि वो अच्छी है, और आपके पास अगर 2 चीज और हैं तो आप भी उनकी चीज सुनो और आप बताओ कि ये 2 चीज भी अच्छी हैं, तो उसको भी 3 चीजें पता चल गई और आपको भी एक चीज और पता चल गई। तो हाँ, और आज के टाइम में पैसे के पीछे जाना चाहिए कि नहीं, आपकी राय नहीं पूछूंगी, बट आपका उसके ऊपर आपका दृष्टिकोण कैसा है कि हाँ देखो, पैसे के बारे में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। बिना पैसे गाड़ी नहीं चलती। आप अगर मान लो कि खर्चे होते हैं, आप परिवार, आपके साथ परिवार भी होता है, जनरली हम तो सब परिवार में रहते हैं, तो परिवार का खर्चा कैसे चलेगा पैसे के पीछे नहीं जाएंगे। तो हमको पैसा कमाना चाहिए, खूब पैसा कमाना चाहिए, बट आपको कुछ तो लिमिट का भी सोचना चाहिए। कितना, मान लो कि मैंने ये सोच रखा है कि मेरे परिवार का खर्चा 30,000 में चलता है या 50,000 में चलता है, उसके बिना नहीं चलता, तो उतना तो कमाना चाहिए, नहीं तो आपके परिवार वाले ही कह देंगे कि तेरी पढ़ाई क्या काम की, राइट। लेकिन पागल नहीं होना चाहिए। जैसे मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, लगभग 20 सालों से, 18-20 सालों से मैं काम कर रहा हूं, तो पैसा भी तो कमा ही रहा हूं, लेकिन कभी मैंने पैसे को सेंटर में नहीं रखा। पैसा तो आप जब दिल से, दिलो जान से काम करते हो तो पैसा तो अपने आप आता है, लेकिन पैसे के पीछे पीछे नहीं भागना। आप अपना मन लगा के काम करना, और आपको जिसमें खुशी मिलती है कोशिश करो कि वो काम करें। तो उसमें क्या, आप एक तो थकते नहीं, और पैसा जरूर कमाना चाहिए, लेकिन केवल पैसा और बाकी सब छूट जाए, परिवार छूट जाए, आपका कल्चर छूट जाए, आपके लोग छूट जाएं, और आपका करेक्टर छूट जाए, ऐसा पैसा नहीं चाहिए भाई। आपके माँ बाप छूट जाएं, ऐसा पैसा नहीं चाहिए। आपको अपनी फैमिली और कल्चर के लिए आप उधर भी तो देखना पड़ेगा। हम लोग यंग लोग हैं, हम नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा। मान लो मैं यंग हूं, अगर मैं अपनी कल्चर के बारे में नहीं सोचूं और केवल पैसे के बारे में सोचूं कि यार बर्लिन में बैठ के ही काम ठीक है, फिर मेरी फैमिली की मैं परवाह नहीं करूं, तो कैसे चलेगा काम। चीजों को कोसता रहूं कि ये सब बेकार है, तो कैसे ठीक कौन करेगा, बेकार तो होगा। लेकिन आपकी ड्यूटी उसको ठीक करने की भी तो है। तो पैसा जरूर कमाओ, मन लगा के कमाओ, दिल से कमाओ, लेकिन केवल उसके पागल मत हो उसके पीछे। स्वास्थ्य भी है, परिवार भी है, सोसाइटी भी है, देश भी है, उन चीजों को भी आपको साथ में रखना चाहिए, क्योंकि उनको भी एक्सपेक्टेशन है आपसे।
और इससे देश भी आगे बढ़ेगा, क्योंकि अमेरिका में इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर है, तो वो अभी मतलब इतनी डेवलपमेंट नहीं हो रही है। एक इंसान की, कंट्री की तो हो सकती है, लेकिन इंसानी तौर पे वैल्यूज को आपको रखना पड़ेगा साथ में। वैल्यूज को आप अगर नहीं रखेंगे, सपोज मैं पैसे के लिए पागल हूं और मैंने खूब पैसा कमाया और बच्चों पे ध्यान नहीं दे पाया, बच्चे निकल गए खराब, अब उसका क्या करूंगा उस पैसे का? अगर मैं अपने बच्चे को तैयार नहीं कर पाया सोसाइटी के लिए, उसके पॉजिटिव दृष्टिकोण उसमें नहीं ला पाया, तो ऐसा पैसा क्या काम का? फिर वो पैसा ही मैं किसी को मतलब उसको ठीक करने में लगाऊंगा मैं, कि यार ये तो गलत दिशा में चला गया, अब इसको वापस ठीक लाओ। तो जो गलत पैसा आपने कमाया वो आपका उड़ेगा वैसे ही। तो आपको बाकी चीजों में बैलेंस लेके चलना चाहिए, ये मेरा मानना है। और आखिरी सवाल है, आपने टीचिंग में ट्रेनिंग ली थी क्या? और अगर आपको आपके जो मेन कॉन्सेप्ट है टीचिंग में जो आप यूज करते हैं? जी, टीचिंग की मैंने ट्रेनिंग ली है, बाकायदा प्रॉपर ट्रेनिंग ली है मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी से एडवांस डिप्लोमा किया है, पीजी डिप्लोमा, राइट। मैंने हैदराबाद के उस्मानिया यूनिवर्सिटी से मैंने जो एडवांस डिप्लोमा है वो किया है। मैंने जो जर्मन लैंग्वेज में सर्टिफिकेशन होते हैं A1, A2, B1, B2, B2, C1, C2 सारे कर रखे हैं मैंने। उसके अलावा जर्मन लैंग्वेज में मैंने MA किया है, क्योंकि आप अगर मान लो कि ये नहीं करोगे तो फिर ना तो लोगों को आप में विश्वास आएगा, ना आप में नॉलेज भी तो नहीं आएगा। तो लेना चाहिए, कोई भी अगर मान लो टीचर बनना चाहता है या टीचर ना भी बनना चाहता है, कुछ भी भाषा में कुछ करना चाहता है, तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि एक के बाद एक आगे बढ़ते रहें। टीचिंग में मैंने जितना टाइम टीचिंग में लगाया उतना पढ़ने भी लगाया, ये साथ में चलनी चाहिए सीखने की प्रक्रिया। तो मैंने ये करे हैं सारे सर्टिफिकेशंस। जो C1, C2 मैंने जर्मनी में भी मैं गया तो वहां C1, C2 के लिए ही गया। और ग्रामर ओरिएंटेड होना चाहिए कि एप्लीकेशन ओरिएंटेड होना चाहिए? देखो कई लोगों से मैं सुनता हूं, वो कहते हैं कि ग्रामर की क्या जरूरत है, मुझे ये चीज समझ में नहीं आती। हो सकता है कि उनको लगे कि ये तो ट्रेडिशनल बातें करते हैं। आपका बेस ही नहीं होगा तो टिकेगा किस पे भवन? ग्रामर बहुत अच्छे से सीखनी चाहिए और साथ में बोलना चाहिए। जैसे हम लोग रोज एक टॉपिक पे बात करते हैं, आपको पहले ग्रामर पे फोकस जरूर करना चाहिए, लेकिन डरना नहीं चाहिए कि पूरी ग्रामर आएगी तब बोलना शुरू करूंगा। बोलो गलतियां करो, बोलो गलतियां करो, करते करते आता है ये तो। सो दोनों पहलुओं को ध्यान रखना चाहिए, ग्रामर भी और बोलना भी, और सारे ही मतलब स्पोकन, राइटिंग, लिसनिंग, सब चीजों पे काम करना चाहिए साथ। लिसनिंग भी किया, रेडियो सुन लिया, समझ में नहीं आ रहा है तो भी सुना। रूटीन बना लोगे, आप लगातार सुनोगे तो आपके कानों की ट्रेनिंग होगी और आपको समझ में भी आने लगेगा, और हर जगह आपका फिर एक ओरिएंटेशन रहेगा सीखने का। और आप अगर टिप देना चाहोगे कि टीचिंग में या एंटरप्रेन्योरशिप बिजनेस में, बिजनेस इन जर्मन अगर किसी को करना हो तो एक मास्टर टिप आपके तरफ से? देखो, मैं पिछले 2010 से मैंने आपको बताया कि मैं टीचिंग में आ गया, और अब तक लगभग 2010 से लगभग 2000 लोगों ने ट्रेनिंग ले ली होगी, ये मोटा मोटा हमारा आंकड़ा है। और इस दौरान 10 लोग कम से कम बता रहा हूं आपको, जो टीचर भी बन चुके हैं, उन्होंने अपना अपना इंस्टीट्यूशन भी शुरू किया है। तो मेरा मन यही रहता है कि बच्चे अगर इंडिपेंडेंट हो सकें तो बहुत ही बढ़िया है। तो मैं ये कहूंगा कि आप लोगों ने मान लो कि जर्मन सीखी, B1 तो मिनिमम करना ही है, नहीं तो आप प्रोफेशनल उसको यूज ही नहीं कर पाएंगे। B1 तक आपने किया तो अगर घर पे पैसे का प्रेशर है तो जॉब पकड़ लो पहले, और फिर आगे लगातार जारी रखो सीखना। तो लगातार सीखना जारी रखना है आपको। और कोई बोले कि मैं जॉब करूं कि मैं बिजनेस करूं, ये पर्सनल एटीट्यूड होता है एक्चुअली। मैंने कोई लगभग 15 जगह काम किया होगा, 15 डिफरेंट कंपनीज में मैंने काम किया होगा सारा अभी तक। तो मैंने कर करके देखा तो उससे मुझे सीखने को मिला ना बहुत कुछ। कहीं पर टेक्नोलॉजी देखी, अभी जो आप देख रहे हो कि मैं आपने जर्मन स्पीकर्स क्लब यूट्यूब पे भी देखा होगा कि मेरे वीडियोज आते हैं तो टेक्नोलॉजी यूज करता हूं, कोई कैमरा भी होगा मेरे सामने। तो ये चीज मुझे पता लगी जब मैं एक मल्टीनेशनल कंपनी में एज ए जर्मन लैंग्वेज ट्रेनर मैं वहां पढ़ाता था, उनके पास ये सब सिस्टम था। तब मुझे भी एक दिन लगा यार ये चीज तो अपने पास भी हो सकती है अगर अपन प्लान करें। तो मैंने प्लान किया। तो आपको प्रॉपर प्लान करना चाहिए। आपको अगर अभी प्रेशर है तो जॉब करिए, लेकिन कब तक? आपको साथ में अगर हो सकता है, आप अगर थोड़ा रिस्क ले सकते हैं
तो साथ साथ में प्लान रखिए, प्लान बी, कि अगर ये नहीं तो क्या। ऐसे मत सोचो कि इस पर्टिकुलर कंपनी से मुझे पेंशन लेनी है, क्योंकि ऐसा सोचोगे तो आप पेंशन ले नहीं पाओगे, कंपनी आप ही को निकाल देगी कभी ना कभी। सो अगर आप में गट्स हैं, आप अगर करना चाहते हो तो आप बिजनेस के लेवल पे सोचना चाहिए। और आपको लगता है कि मेरे को अभी तुरंत बिजनेस का नहीं है, मुझे प्रेशर है, पैसा कमाना है, तो पहले पैसा कमाइए, वो पर्सनल डिसीजन है। मैंने कंपनियों में काम भी किया और फिर मैंने अपना ई लैंग्वेज स्टूडियो, जर्मन स्पीकर्स क्लब शुरू किया। तो मैंने ई लैंग्वेज स्टूडियो जब शुरू किया था तो साथ में मैं डॉइचे बैंक में काम भी करता था, सुबह शाम यहाँ पढ़ाता था। मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि जॉब उसी दिन छोड़ूंगा जिस दिन पढ़ाने से उतनी इनकम आ जाए जितनी मेरी वहां से आ रही है। तो मैं वहां करता था। ऐसा करने के लिए आपको 12 घंटे काम भी करना पड़ेगा, हो सकता है 13 घंटा करने पड़ जाए। तो मैंने सोचा, लेकिन मैंने उससे पहले नहीं छोड़ी कंपनी, क्योंकि उससे पहले छोड़ता तो मेरा परिवार मुश्किल में आता। तो आपको भी लगातार काम करना है और आपको खुद डिसाइड करना है। कोई नहीं बताएगा आपको कि आपको बिजनेस करना है, ये आपको खुद सोचना है। मैं बता दूं कि बिजनेस करना है तो आप ही पलट के बोलोगे मैं कैसे कर सकता हूं बिजनेस, तो नहीं करना, तुम नहीं कर सकते, तो आप नहीं डिसाइड कर सकते। आदमी को खुद सोचना चाहिए उसको क्या करना है, और जो भी आप सोच लोगे वो कर लोगे, लेकिन ये पक्की बात है। तो आपका जो ओपन एटीट्यूड है तो उससे काफी दिल और मन भी, दिमाग भी ओपन हुए होंगे, ऐसे मैं आशा करती हूँ, तो हुए ही होंगे वैसे। और आपको इस इंटरव्यू में कैसा लगा? मुझे अच्छा लगा कि मेरे को आपने ये समझा कि सर से बात करनी चाहिए। तो एक तो ये अच्छा लगा, इसका मतलब है कि अपना जो लगातार हम काम कर रहे हैं वो लोगों को दिख रहा है, तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी। और दूसरी बात कि लगातार YouTube के थ्रू भी मेरे पास लोगों के मैसेज आते हैं पर्सनली, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसे सेटिस्फेक्शन जरूर होता है कि हम लोग कर रहे हैं, एक सही दिशा में काम कर रहे हैं। तो आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने ये अपॉर्चुनिटी दी, और ये बात शायद बहुत सारे लोगों तक पहुँचेगी। और भी लोग जो ये बाद में ये इंटरव्यू भी देखें, उनको भी कभी लगे कि मैं किसी तरह की मदद कर सकता हूं, तो मैं उसके लिए ओपन हूं। किसी न किसी एक सुझाव देने की भी अपने आप में मदद होती है। तो सर आपका नंबर बताएंगे इसकी ई लैंग्वेज स्टूडियो का? हाँ डिटेल्स बिल्कुल, मैं नंबर आपको बता सकता हूं। और एक तो जर्मन स्पीकर्स क्लब करके यूट्यूब पे आपने देखा होगा, नहीं देखा तो देखिएगा, जर्मन स्पीकर्स क्लब, उसमें नंबर भी आ जाएगा। इसलिए कि ये जर्मन स्पीकर्स क्लब एक साल यूट्यूब पे उस तरह से नहीं था, लेकिन मेरे को लगा कि ये भी अपने आप में एक है अपॉर्चुनिटी। तो आप यूट्यूब पे एक तो जर्मन स्पीकर्स क्लब देखिएगा, इसमें हमारा आपको नंबर भी मिल जाएगा, प्लस नंबर लिख भी देता हूं मैं, मान लो मोमेंट। ये व्हाट्सएप नंबर भी है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। प्लस ई लैंग्वेज स्टूडियो या जर्मन स्पीकर्स क्लब, नेट पे आप कहीं भी लिखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियोज हो सकता है कि 1500 वीडियोज ही मिल जाएं आपको अलग अलग उस तरीके से। तो ये कांटेक्ट नंबर है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके। थैंक यू। आपने मेरी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत थैंक यू। फिर मिलेंगे। नमस्कार। या सर आपने रिकॉर्ड किया? हाँ, मैं आपको भेजता हूँ।